हेलो स्टूडेंट, कल्याणी हाई सेकेंडरी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे एसआई के एग्ज़ाम, पटवारी के एग्ज़ाम हो, संविदा के एग्ज़ाम हो, सीटेट के एग्ज़ाम हो, या फिर पीसीएस या पीएससी या राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिसको आरएएस कहते हैं। इसके बाद आईएएस के एग्ज़ाम्स होती है। इनमें हम देखते हैं कि हिंदी पूछी जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कारक का। तो कारक एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में आपसे अवश्य पूछा जाता है। इससे एक या दो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं और हमारे इसके दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण योगदान होता है कारक का। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें कारक को। अब कारक किसे कहते हैं, देखिए इसमें कारक, ठीक है, कारक। तो कारक का मतलब होता है कि संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों विशेषकर क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो कारक किसे कहा जाता है फ्रेंड? तो कारक का सीधा सा अर्थ होता है कि संज्ञा, ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों, वाक्य के अन्य पदों के साथ, ठीक है। अन्य पदों का मतलब यहाँ पर विशेषकर किसको जोड़ा जाएगा? क्रिया को, ठीक है। तो विशेषतः क्रिया, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों के साथ जो संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ में? तो संज्ञा का, सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों के साथ विशेषकर जो क्रिया होती है उसके साथ जो संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं उसे हम विभक्ति कहते हैं। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा कि विभक्ति किसे कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार विभक्ति क्या होती है। तो विभक्ति या इसी को अपन कारक कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। तो संज्ञा और सर्वनाम के साथ जिस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं, संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के साथ, संज्ञा या सर्वनाम के साथ जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं या प्रयोग किया जाता है उसे हम विभक्ति कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो हम देखेंगे कि जो भी संज्ञा होगी या सर्वनाम होगा तो संज्ञा या सर्वनाम के साथ कुछ चिन्ह का प्रयोग करेंगे उसे हम विभक्ति कहते हैं। जैसे का, की, के, ने, पर, से, ये सब क्या होंगे? विभक्ति चिन्ह होंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि जो कारक होते हैं तो कारक को ही एक नाम से और जानते हैं हम, परसर्ग के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। आ रहा समझ में? तो कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में आपको कारक न देते हुए आपसे ये परसर्ग भी पूछ लिया जाता है कि परसर्ग क्या होते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो कारक होते हैं इसी को परसर्ग कहते हैं, इसी को विभक्तियाँ कहते हैं। आ रहा समझ में? तो आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो यहाँ पर मैंने बताया आपको अभी कि कारक का अर्थ क्या है और उसमें फिर विभक्ति क्या होती है। अब इसके बाद में मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने लिखा कि पेड़ से, ठीक है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब इसमें संज्ञा क्या है? तो संज्ञा है यहाँ पर पेड़। संज्ञा क्या है? पेड़, ठीक है, संज्ञा क्या हो जाती? पेड़। और यहाँ पर कारक चिन्ह या विभक्ति क्या है? तो यहाँ पर कारक है से। तो कारक है से और संज्ञा क्या है यहाँ पर? पेड़। तो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो संज्ञा क्या हो जाएगी यहाँ पर? तो संज्ञा है यहाँ पर पेड़ और से है यहाँ पर कारक, और क्रिया क्या है यहाँ पर? गिरना। क्रिया क्या है यहाँ पर? गिरना। तो अब यहाँ पर क्रिया हो जाती है गिरना। तो अब यहाँ पर जो से ये कारक है, तो ये कारक क्या करेगा? इधर संज्ञा का संबंध किससे बताएगा? ये तो संज्ञा का संबंध बताएगा इससे, क्रिया से।
आ रहा समझ में। तो संज्ञा का या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों के साथ विशेषकर क्रिया के साथ जो संबंध बताता है या संबंध होता है उसी को हम कारक कहते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि यार पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो अगर यहाँ पर ये से नहीं होगा, 2 मिनट के लिए सोचिए कि अगर ये से नहीं होगा तो ये वाक्य कैसे लगेगा, पेड़ पत्ते गिरते हैं, नहीं, ये वाक्य हमें बोलने में अजीब लगेगा और अशुद्ध भी होगा, गलत भी होगा। तो यहाँ पर जब हमने से लिखा था तो ये से संबंध बता रहा है इसमें क्रिया और पेड़ के बीच में, तो इसी को हम कारक कहते हैं, जो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद फ्रेंड याद रखना है आपको, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए जो कारक होते हैं, कारक के प्रकार कितने होते हैं। तो आपको याद रखना है कारक के 8 प्रकार होते हैं हमारी हिंदी में। तो इन्हें कारक कहिए या परसर्ग कहिए या विभक्तियां कहिए। ठीक है, एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो अब देखिए यहाँ पर कि जब विभक्तियां होती है, कारक होते हैं, तो हिंदी में कारक के प्रकार कितने होते हैं। देखिए, तो हिंदी में जो कारक होते हैं ये 8 प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में कारक के 8 प्रकार कौन से होते हैं फ्रेंड। तो देखिए इसमें मैं 8 प्रकार आपको बताता हूं। ठीक है, 8 प्रकार इसके होते हैं कारक के। तो 8 प्रकार में देखिए यहाँ पर पहला प्रकार, तो पहला प्रकार हो जाता है यहाँ पर कर्ता, दूसरा हो जाता है कर्म, ठीक है, तीसरा हो जाता है करण, इसके बाद फिर चौथा हो जाता है संप्रदान, चौथा हो जाता है संप्रदान, फिर पांचवा हो जाता है अपादान, पांचवा हो जाता है अपादान, फिर इसके बाद में छठवां हो जाता है संबंध, सातवां हो जाता है अधिकरण, आठवां हो जाता है फिर संबोधन। तो इस प्रकार से हम देखते हैं किसके कितने प्रकार होते हैं। तो ऐसे इसके 8 प्रकार होते हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। तो अब यहाँ पर अपन देखते हैं जो कर्ता, जो कारक होता है, तो कारक का जो पहला प्रकार है, ठीक है, तो कारक का पहला प्रकार क्या होगा यहाँ पर कर्ता। अब इस कर्ता का कारक चिन्ह क्या होगा, तो कर्ता का कारक चिन्ह होता है ने, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। ठीक है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बताइए जो कर्ता कारक होता है इसका विभक्ति चिन्ह क्या होगा, तो इसका कारक चिन्ह होता है ने। फिर इसके बाद में ऐसे ही आता है यहाँ पर कर्म, तो कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या होगा, तो इसका विभक्ति चिन्ह होगा से या के द्वारा, क्या क्या हो जाएगा, तो या तो से या के द्वारा, ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है करण, सॉरी एक मिनट सर, जो कर्म का होता है तो कर्ता ने कर्म को, कर्म का होता है कारक चिन्ह को, ये आपको ध्यान रखना है, कर्म का कारक चिन्ह को होता है। और जो करण है तो करण का कारक चिन्ह क्या हो जाएगा, से या के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना होगा, से या के द्वारा, ये करण का कारक चिन्ह होता है। फिर इसके बाद है संप्रदान, तो संप्रदान का कारक चिन्ह क्या होता है, इसका हो जाता है के लिए। फिर इसके बाद अपादान, अपादान का कारक चिन्ह होता है से। अब देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया आपको करण, तो करण का कारक चिन्ह भी क्या होता है से, और अपादान का कारक चिन्ह भी क्या हो रहा है से। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो अपादान का से होता है इसका मतलब होता है अलग होने के अर्थ में। तो जो अपादान का कारक चिन्ह होता है से, ये अलग होने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर जो अपादान में से आया है यह किस अर्थ में प्रयोग होगा, तो यह अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, आपको ध्यान रखना होगा, अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में ये इसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में संबंध, तो संबंध के कारक चिन्ह क्या हो जाते हैं, तो इसका का, की, के, का, की, के, और इसके बाद फिर रा, री और फिर रे, या फिर ना, नी और फिर ने, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये इतने कारक चिन्ह होते हैं संबंध के, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, इस प्रकार के जो कारक चिन्ह होते हैं या विभक्तियां होती हैं ये होते हैं। इसके बाद फिर अगला आ जाता है अधिकरण, अधिकरण का कारक चिन्ह क्या हो जाता है, में या पर, और लास्ट होता है संबोधन, तो संबोधन का कारक चिन्ह क्या हो जाता है, तो इसका होता है हे, हो, अरे, हे, ओ, अरे, ये ऐसे इसके संबोधन के कारक चिन्ह होते हैं
ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो कभी कभी तो क्या होता है कि एग्जाम में आपसे डायरेक्ट यही पूछ लिया जाता है। तो डायरेक्ट कैसे पूछ लिया जाता है कि बताइए कि जैसे कर्ता होता है तो कर्ता का कारक चिन्ह क्या होगा, कभी कभी तो ऐसे एग्जाम में सीधे पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना होगा ने इसका कारक चिन्ह होगा। तो ऐसे इनमें से किसी का भी एक का डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए अगला, तो आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो कारक चिन्ह होता है ये 8 प्रकार के होते हैं, और इन 8 प्रकार में से कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि अपादान का कारक चिन्ह क्या होगा, संबंध का कारक चिन्ह क्या होगा, ये आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, या फिर ऐसे पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से 8 कारक में से कौन सा है या नहीं है। तो पहले तो इनका 8 प्रकार आपको अच्छे से याद रखना होगा, फिर इसके कौन सा कारक चिन्ह क्या है ये आपको ध्यान रखना होगा। जो कारक चिन्ह होते हैं इन्हीं को हम विभक्तियाँ भी कह देते हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टी या अष्टम। तो ऐसी इसकी ये विभक्तियाँ होती हैं, इन 8 को ऐसे अलग अलग नाम से अपन जानते हैं। तो ये 8 कारक होते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं कर्ता को। ठीक है, अब देखिए इसमें पहला कारक कर्ता कारक, पहला कारक का नाम आता है यहाँ पर कर्ता कारक। अब कर्ता कारक किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर कर्ता का अर्थ क्या हो जाता है, तो कर्ता का अर्थ होता है कार्य करने वाला, ये आपको याद रखना होगा। यहाँ पर कार्यकर्ता का अर्थ क्या हो जाता है फ्रेंड, तो कर्ता का अर्थ होता है कार्य करने वाला या काम करने वाला, जो भी हो, कार्य या काम करने वाला। ठीक है, काम करने वाला या कार्य करने वाला। अब इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे फिर कर्ता कारक को, तो सीधी सी बात है कि जिससे कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है तो उसे हम कर्ता कारक कहते हैं, और इसका कारक चिन्ह होता है कर्ता ने, इसका कारक चिन्ह होता है ने, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसमें आपको कैसे याद रखना है कर्ता कारक को, तो आपको ध्यान रखना है कि जिससे कार्य के या जिस कारक चिन्ह से कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है, कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है, तो उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। कर्ता कारक किसे कहा जाता है, तो जिस कारक से या जिससे कार्य के पूर्ण होने का बोध हो, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, ये टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, तो कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है तो उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। और इसका कारक चिन्ह क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना फ्रेंड, इसका जो कारक चिन्ह होगा वो क्या है, कारक चिन्ह ने। ठीक है, कर्ता ने, तो इसका कारक चिन्ह क्या हो जाता है, ने, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में कई बार हमसे ऐसे पूछ लिया जाता है कि बताइए ने किस कारक का कारक चिन्ह है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये कर्ता का कारक चिन्ह होता है ने। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया अभी इसका अर्थ और इसका कारक चिन्ह। अब मैं आपको यहाँ पर इसका उदाहरण बताता हूँ। तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पर एक उदाहरण में यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए उदाहरण। ठीक है, तो उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखा कि राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर उदाहरण लिख दिया है। तो अब उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखा है राम ने पुस्तक लिखी, तो आप बताइए मुझे इसमें कारक क्या है, कारक है यहाँ पर ने। तो ने यहाँ पर हमने लिखा है, तो इससे क्या हम बता सकते हैं कि काम हो रहा है या कार्य पूर्ण हो रहा है। तो देखो हमने लिखा है कि राम ने पुस्तक पढ़ी, मतलब वो पुस्तक पढ़ चुका है, तो यहाँ पर कार्य पूर्ण होने का बोध हमें होता है, इसलिए इसे हम कर्ता कारक कहते हैं। आ रहा समझ में, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद में और भी हम इसके बहुत सारे उदाहरण बता सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि श्याम ने फल खाया, तो मतलब क्या हुआ कि श्याम फल खा चुका है, मतलब फल खाने की क्रिया पूर्ण कर चुका है। आ रहा समझ में, तो इससे हमें कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है। जैसे मैंने बोला अभी कि श्याम ने, ठीक है, श्याम ने फल खाया। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि श्याम फल खा चुका है, इसमें कारक क्या है, तो कारक इसमें ने। तो जब हम इसमें कर्ता के साथ में या संज्ञा के साथ में ने लगा रहे हैं,
तो यह क्या कर रहा है, कार्य के पूर्ण होने का बोध हमें करा रहा है। आ रहा समझ में। और यहाँ पर जो श्याम है, तो श्याम क्या है, यहाँ पर संज्ञा है, तो ये इसका संबंध किससे बता रहा है, कर्ता का संबंध, मतलब संज्ञा का संबंध किससे बता रहा है, खाया से, मतलब क्रिया से बताता है। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको कारक कहते हैं। तो इसमें कारक चिन्ह क्या है फ्रेंड, ने है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो एग्जाम में आपको ऐसा वाक्य दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा कारक है। तो श्याम ने फल खाया, इसमें कौन सा कारक होगा, तो आपको याद रखना कि इसमें कर्ता कारक होता है। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी पहचान यही है कि इसमें ने होता है। और कभी कभी क्या होता है, फिर इसमें किसी के साथ में ने नहीं भी आता है, तो फिर उसको पहचान कैसे करेंगे अपन। तो इसी आधार पर अपन देखते हैं कि जो कर्ता कारक होता है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। देखिए इसमें जो कर्ता कारक होता है उसके दो प्रकार कौन कौन से होता है। अब जो कर्ता कारक होता है, कर्ता कारक, इसके दो प्रकार हो जाते हैं। कर्ता कारक के दो प्रकार होते हैं। तो इसके दो प्रकार कौन कौन से हो जाते हैं, तो देखिए इसमें एक होता है विभक्ति सहित और एक होता है विभक्ति रहित। एक होता है विभक्ति सहित, ठीक है, पहला प्रकार है इसका विभक्ति सहित, और दूसरा हो जाता है विभक्ति रहित। विभक्ति सहित और दूसरा हो जाता है विभक्ति रहित। अब इसका मतलब क्या होगा, तो इसके दो प्रकार हैं, ठीक है। अब पहला प्रकार अपन शुरू करते हैं इसमें विभक्ति सहित, फिर दूसरा प्रकार पढ़ेंगे इसमें विभक्ति रहित। तो अब देखिए इसमें पहला प्रकार इसका विभक्ति सहित। तो कर्ता कारक का पहला प्रकार हम देख रहे हैं यहाँ पर कि विभक्ति सहित कारक, विभक्ति सहित, ठीक है, विभक्ति सहित कर्ता कारक। अब इसमें क्या हो जाता है विभक्ति सहित कर्ता कारक में, तो सीधी सिंपल सी बात है कि जब यहाँ पर लिखा है कि विभक्ति सहित, तो विभक्ति सहित का मतलब क्या हो जाएगा कि इसके साथ में विभक्ति रहेगी, मतलब इसके साथ में ने रहेगा, ठीक है। तो फिर हम इसको परिभाषित कैसे करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि जब वाक्य में भूतकाल से संबंधित अगर भूतकाल में कोई वाक्य लिखा जाता है तो उसके साथ में ने कारक चिन्ह लगाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और इसके साथ में क्रिया कौन सी रहेगी, तो इसके साथ में सकर्म क्रिया रहती है। आ रहा समझ में। तो आपको ध्यान रखना है कि वाक्य में या जब वाक्य भूतकाल में और सकर्म क्रिया के साथ लिखा जाता है तो वहाँ पर इस ने कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, मतलब उसके साथ में ने विभक्ति जरूर होगी। आ रहा समझ में। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पर इसको परिभाषित अपन कैसे करेंगे, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब वाक्य में भूतकाल तथा सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ विभक्ति होती है, या वहाँ पर किया जाता है तो वहाँ ने विभक्ति, ठीक है, ने विभक्ति होती है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब ये कैसा होता है, तो जब हम कोई भी वाक्य लिखते हैं, तो जब वाक्य में भूतकाल और सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो जब कोई भी वाक्य हम भूतकाल में लिखेंगे और उसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर ये ने जरूर होता है, मतलब विभक्ति जरूर होती है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम विभक्ति सहित कर्ता कारक कहते हैं। अब इसका मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। तो एक उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखा कि जैसे राम ने, या दूसरा नाम लेते हैं, राम कई बार हो चुका है, तो जैसे हमने लिखा यहाँ पर कि मोहन ने पत्र लिखा, ठीक है, मोहन ने पत्र लिखा। अब मोहन ने पत्र लिखा, तो यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, किस काल की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं भूतकाल की, क्योंकि पत्र लिखा मतलब वह पत्र लिख चुका है, ठीक है। अब पत्र लिख चुका है तो किसने लिखा है, मोहन ने, तो मोहन हो गया यहाँ पर कर्ता, और इसके बाद में ने यहाँ पर क्या है ये, तो ने हो जाता विभक्ति या कारक,
तो जिस वाक्य में ये विभक्ति होती है तो उसको हम विभक्ति सहित कर्ता कारक कहते हैं, और जब विभक्ति नहीं होगी तो विभक्ति रहित कर्ता कारक कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्रिया क्या हो जाती है, लिखने की क्रिया क्या हो गई यहाँ पर, लिखना या लिखा, ठीक है। तो पत्र इसने किस काल में लिखा है, भूतकाल में। कौन सी क्रिया है यहाँ पर, सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया क्यों है, क्योंकि इसके साथ में पत्र जुड़ा हुआ है। पत्र क्या है यहाँ पर, कर्म हो जाता है। आ रहा समझ में। तो पत्र है यहाँ पर कर्म, लिखना है क्रिया, करता है मोहन, और ने है यहाँ पर विभक्ति। तो जब वाक्य में विभक्ति सहित या विभक्ति होती है तो उसे विभक्ति सहित कर्ता कारक कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में और भी हम बहुत सारे उदाहरण इसके दे सकते हैं कि जैसे मोहन ने दूध पिया, मोहन ने खाना खाया, मोहन ने पुस्तक पढ़ी। तो ये सब काम किस में होते हैं, भूतकाल में। और कौन सी क्रिया का प्रयोग होता है, तो सकर्मक क्रिया का इसमें प्रयोग किया जाता है। आ रहा समझो फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये होता है विभक्ति सहित कर्ता कारक। अब दूसरा होता है, देखिए इसमें विभक्ति रहित। दूसरा प्रकार देखिए इसमें विभक्ति रहित। दूसरा प्रकार होता है विभक्ति रहित कर्ता कारक। विभक्ति रहित कर्ता कारक, ठीक है। अब विभक्ति रहित कर्ता कारक, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जब वाक्य में वर्तमान काल और भविष्य काल का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर कर्ता कारक नहीं होता, मतलब यहां पर विभक्ति नहीं होती, तो इसलिए इसको हम विभक्ति रहित कर्ता कारक कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो जब वाक्य वर्तमान काल और भविष्य काल, जब वाक्य वर्तमान काल और भविष्य काल में लिखे जाते हैं, जब वाक्य वर्तमान काल और भविष्य काल में लिखे जाते हैं तो विभक्ति नहीं होती, इसलिए इसे विभक्ति रहित कर्ता कारक कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ में। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या होगा कि जब वाक्य वर्तमान काल और भविष्य में लिखे जाते हैं तो इसमें विभक्ति नहीं होती, मतलब इसमें ने कर्ता कारक प्रयोग में नहीं लाया जाता। आ रहा समझ में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब मैं आपको एक उदाहरण यहाँ पर देता हूँ, एक उदाहरण के माध्यम से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो देखिए उदाहरण, तो हमने बोला कि राम, ठीक है, हमने बोला कि राम फल खाता है, राम फल खाता है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर हमने किस काल का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर है वर्तमान काल, मतलब वर्तमान में क्रिया चल रही है अभी। राम फल खाता है मतलब अभी फल खा रहा है वो, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने बात की है वर्तमान काल की। तो राम यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया कर्ता, और फल यहाँ पर क्या हो जाता है, उसका कर्म, और इसके बाद में क्रिया क्या हो जाती है यहाँ पर, खाना, ठीक है। और जो है तो है यहाँ पर सहायक क्रिया होती है। आ रहा समझ में। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि राम तो हो गया कर्ता और फल हो गया कर्म और क्रिया हो गई खाना। तो अब इसमें क्या आपको कर्ता दिखाई दे रहा, मतलब कर्ता कारक चिन्ह दिखाई दे रहा है, इसमें आपको विभक्ति दिखाई दे रही है। तो विभक्ति इसमें नहीं है, इसमें ने हमने नहीं लगाया। तो जब इसमें ने नहीं है, इसमें ने कर्ता कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये कैसा हो जाएगा, विभक्ति रहित। आ रहा समझ में। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो ये ऐसा होता है विभक्ति रहित। अब ये तो हो गई बात किसकी, वर्तमान काल की। अब कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो भविष्य काल में लिखे जाते हैं, तो उसमें भी कर्ता कारक चिन्ह अर्थात ने का प्रयोग नहीं किया जाता। कैसे, ये देखिए। तो अगला उदाहरण हम लिखते हैं कि जैसे वह कल दिल्ली जाएगा, वह कल दिल्ली जाएगा। तो अब हमने यहाँ पर लिखा कि वह कल दिल्ली जाएगा, तो क्या इसमें आपको कर्ता कारक दिखाई दे रहा है, नहीं। इसमें आपको कर्ता कारक चिन्ह मतलब ने नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो वाक्य लिखा है ये भविष्य काल का वाक्य है,
और जब भविष्य काल में कोई भी वाक्य लिखा जाता है तो उसमें ये कर्ता कारक ने का प्रयोग नहीं होता। आ रहा समझ में? तो इसलिए ये कैसा हो जाएगा, विभक्ति रहित कर्ता कारक होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो वह यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी कर्ता है, और इसके बाद में तो दिल्ली ये उसका कर्म हो जाएगा, जाना यहाँ पर क्रिया हो जाएगी, लेकिन इसमें कर्ता कारक चिन्ह फिर भी नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा, विभक्ति रहित कर्ता कारक होता है। तो ऐसे इसमें हम देखते हैं कि दो प्रकार से इसको डिवाइड किया जाता है कर्ता कारक को, जो एक होता है विभक्ति सहित और दूसरा होता है विभक्ति रहित। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर इसका पहला प्रकार समाप्त हुआ। अब इसके बाद में कारक का दूसरा प्रकार होता है, कौन सा होता है, कर्म। दूसरा होता है कर्म कारक। ठीक है, अब कर्म कारक किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर आपको यह जानना होगा कि कर्म का अर्थ क्या होता है। तो कर्म का अर्थ होता है कार्य या काम। ठीक है, कार्य या काम इसका अर्थ हो जाता है कर्म का। तो फिर इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे, तो जिन कारकों से काम के होने का बोध होता है या कार्य के होने का बोध होता है तो उसे हम कर्म कारक कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जिन कारक चिन्हों से या जिससे कार्य होने का बोध होता है, ठीक है, जिन कारकों से या जिससे कार्य होने का बोध होता है तो उसे हम कर्म कारक कहते हैं। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या होगा, तो इसका विभक्ति चिन्ह आपको ध्यान रखना होगा, या इसका कारक चिन्ह विभक्ति या कारक चिन्ह। ठीक है, तो विभक्ति या कारक चिन्ह इसका क्या हो जाता है, तो कर्म को, इसका कारक चिन्ह क्या हो जाएगा, को। तो इससे क्या होगा, तो इससे हमें किसी न किसी प्रकार के काम के होने के बारे में पता चलता है, किसी भी काम के होने का बोध हमें होता है तो उसे हम कारक कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा कारक कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। तो एक इसका उदाहरण देखिए, तो एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर इसका उदाहरण क्या होगा, तो इसका उदाहरण हो जाता है कि राम ने श्याम को पढ़ाया। ठीक है, तो राम ने श्याम को यहाँ पर पढ़ाया, तो इसमें कारक क्या होगा, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखो किसको पढ़ा रहे हैं, तो हम पढ़ा रहे हैं श्याम को। कौन पढ़ा रहा है, राम। तो राम किसको पढ़ा रहा है, श्याम को। तो यहाँ पर कारक क्या हो जाएगा फिर, को। तो कारक यहाँ पर है को या विभक्ति। तो अब हम देख रहे हैं कि राम काम क्या कर रहा है, पढ़ाने का काम कर रहा है। तो किसको पढ़ा रहा है, श्याम को। तो यहाँ पर जो को आया है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि वह काम कर रहा है। तो जिन कारकों से हमें काम के होने का बोध होता है, काम होने के बारे में पता चलता है, तो उसे हम कर्म कारक कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर इसके बाद में ऐसे ही अगला उदाहरण मैं आपको देता हूं। देखिए कि पुलिस ने चोर को पकड़ा। तो अब इसमें क्या हो गया, यहाँ पर को। तो को यहाँ पर क्या है, कारक। तो कौन काम कर रहा है पकड़ने का, पुलिस। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जिन कारकों से या जिन कारक चिन्हों से हमें कार्य होने का बोध होता है तो उसे हम कारक कहते हैं, तो उसे हम कर्म कारक कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कारक क्या होगा, को हो गया ये। तो काम क्या कर रही है पुलिस, चोर को पकड़ रही है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आपसे, तो एग्जाम में ऐसा का आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा, ऐसा वाक्य दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा कारक है। अब हम कैसे इसको ध्यान में रखेंगे कि यार इसमें कर्म कारक होगा, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर को, ये जो को कारक आ रहा है, इसके माध्यम से हम इसकी पहचान करेंगे कि इसमें कर्म कारक होता है। तो कर्ता ने कर्म को। अब फिर आप सोच रहे होंगे कर्ता में यहाँ पर ने भी तो आया है, तो यहाँ पर कर्ता क्या है, पुलिस। तो जो कर्ता होता है उसके लिए इस ने कारक का प्रयोग हम करते हैं। आ रहा समझ में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो कर्ता ने मतलब पुलिस ने किसको पकड़ा है, तो चोर को पकड़ा है। आ रहा समझ में। तो यहाँ पर एक कार्य होने या काम के होने के बारे में हमें पता चलता है, इसलिए इसमें कर्म कारक चिन्ह होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद फिर और भी हम बहुत सारे इसके उदाहरण बता सकते हैं। जैसे श्याम ने मोहन को पुस्तक दी।
आ रहा समझ में? जैसे हम देखें कि राम ने श्याम को पुस्तक दी, ठीक है। तो राम ने श्याम को पुस्तक दी, तो इसमें कारक क्या है? को, और काम क्या हो रहा है? पुस्तक देने का। किसने किसको दिया है? तो श्याम ने, सॉरी राम ने किसको दिया है पुस्तक? श्याम को दिया है। क्रिया है यहाँ पर देना, और क्या दे रहा है? तो पुस्तक दे रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसमें भी कौन सा कारक आया है? को। तो क्या काम हो रहा है? पुस्तक देने का काम हो रहा है। तो इसलिए इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? इसमें भी कर्म कारक होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसे वाक्य आपको दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा कारक होगा, तो ये आपको बताना होगा कर्म कारक। अब इसके बाद में तीसरा प्रकार देखिए फ्रेंड, तीसरा प्रकार आ जाता है करण। तीसरा प्रकार होता है करण कारक। अब करण कारक क्या होता है? इसमें आपको ध्यान रखना है कि पहली बात तो ये कि करण का अर्थ क्या होता है। जो करण शब्द होता है, इस करण का अर्थ होता है साधन। करण का अर्थ क्या हो जाता है? साधन। तो जिन कारकों से या जिससे क्रिया के साधन का बोध होता है तो उसे हम कहते हैं करण कारक। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जिससे या जिन कारकों से, ठीक है, तो जिन कारकों से या जिससे क्रिया के साधन का बोध होता है, क्रिया के साधन का बोध होता है, उसे हम करण कारक कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो जिससे या जिन कारकों से क्रिया के साधन का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या होगा या इसका कारक चिन्ह क्या होता है फ्रेंड? तो आपको ध्यान रखना होगा। देखिए इसमें इसका कारक चिन्ह, इसका कारक या इसका विभक्ति चिन्ह क्या हो जाता है? तो इसका हो जाएगा से। करण का कारक चिन्ह क्या हो जाता है? से या के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो से या के द्वारा ये इसका कारक होता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा फ्रेंड। आ रहा समझ में? अब इसके बाद देखिए कि इसका हम वाक्यों में कैसे प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो एक मैं आपको उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर बताता हूँ कि इसमें कैसे वाक्य आते हैं। उदाहरण यहाँ पर आ जाता है, जैसे कि राम, ठीक है। तो राम बस से यात्रा करता है, ठीक है। राम बस से यात्रा करता है। तो किससे यात्रा कर रहा है राम? बस से। तो क्रिया का साधन क्या हुआ? तो देखो यात्रा करना, तो यात्रा करना, तो करना यहाँ पर क्या हो गई? क्रिया हो गई। तो क्या कर रहा है? यात्रा कर रहा है। तो क्रिया का साधन क्या हुआ? बस। क्रिया का साधन क्या हुआ? बस। तो राम किससे यात्रा कर रहा है? बस से यात्रा कर रहा है। तो इसलिए जब यहाँ पर ये से कारक आ रहा है तो इसमें कौन सा कारक होगा? तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें करण कारक होता है। आ रहा समझ में? ऐसे ही इसका दूसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। तो दूसरा उदाहरण इसका जाता है कि मोहन गेंद से खेलता है। मोहन गेंद से खेलता है। आ रहा समझ में? अब मोहन गेंद से खेलता है, तो आप ये बताइए, खेलना यहाँ पर हो गई क्रिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि मोहन है, यहाँ पर क्या ये हो जाता है? कर्ता, और इसके बाद मतलब संज्ञा। मोहन करता है, यह संज्ञा है। फिर इसके बाद खेलना यहाँ पर क्या हो जाती है? क्रिया है। अब इसके बाद फिर कर्म या फिर साधन। तो क्रिया का साधन क्या है? तो क्रिया का साधन है गेंद। और से यहाँ पर क्या कर रहा है? तो से यहाँ पर क्रिया का संबंध, मतलब जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध है, ये क्रिया से बताता है। आ रहा समझ में? तो कौन खेल रहा है? तो हमने बोला कि मोहन खेल रहा है। फिर किससे खेल रहा है? तो हमने कहा कि क्रिकेट से हमने बोला कि गेंद से खेल रहा है। तो यहाँ पर अब गेंद क्या हो गई? अब गेंद यहाँ पर हो जाती है क्रिया का साधन। आ रहा समझ में? तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, आपको ऐसा वाक्य दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा कारक होगा। तो हम इनको पहचानने के लिए सीधे सीधे जो कारक के चिन्ह होते हैं
या इनकी जो विभक्तियां होती है। ये कारक चिन्ह आप याद कर लीजिए, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो जो 8 कारक होते हैं और 8 ही कारक के जो कारक चिन्ह होते हैं, जब मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ, तो वे कारक चिन्ह आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें 8 ही कारक याद हो जाते हैं, 8 ही कारक के उनके कारक चिन्ह याद हो जाते हैं, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि इसमें कौन सा कारक होगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये तीसरा प्रकार भी समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद देखिए इसका चौथा प्रकार। ठीक है, तो चौथा प्रकार आ जाता है संप्रदान। चौथा प्रकार होता है संप्रदान। संप्रदान कारक। ठीक है, अब यहाँ पर जो संप्रदान होता है, तो संप्रदान का अर्थ क्या होता है? संप्रदान का अर्थ, तो संप्रदान का अर्थ होता है देना। क्या हो जाता है? देना। तो अब इसमें क्या होगा, तो अब हम देखेंगे कि जिसके लिए क्रिया की जाती है, संप्रदान का कारक चिन्ह क्या होता है? के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कारक चिन्ह क्या हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, कारक चिन्ह होता है के लिए। संप्रदान का कारक चिन्ह क्या होगा? के लिए। के लिए। ठीक है, ये इसका कारक चिन्ह होता है। तो फिर हम इसका अर्थ कैसे याद रखेंगे? तो जिसके लिए क्रिया की जाती है, आ रहा समझ में? जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। तो याद रखेंगे आप इसको सरल शब्दों में कि वाक्य में जब जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसके लिए क्रिया की जाती है, तो उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। तो जिसके लिए क्रिया की जाती है और वहाँ पर जिस कारक का प्रयोग करते हैं, तो उसे हम ये संप्रदान कारक कहते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इसका कारक चिन्ह क्या होगा? के लिए। जहाँ पर भी वाक्य में आपको के लिए दिखाई दे रहा है, तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर कौन सा कारक होगा, वहाँ पर होगा संप्रदान कारक। तो बिल्कुल सरल शब्दों में आप इसे याद रखिएगा कि जिसके लिए क्रिया करते हैं या जिसके लिए क्रिया की जाती है, तो उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। आ रहा समझ में? अब मैं आपको एक इसका उदाहरण बताता हूँ। तो इसका उदाहरण है, जैसे उदाहरण हमने लिखा कि माँ बच्चों के लिए मिठाई लाती है। ठीक है, माँ बच्चों के लिए मिठाई लाती है। तो अब यहाँ पर देखिए हमने लिखा है यहाँ पर के लिए। ठीक है, यहाँ पर के लिए आया है, तो ये के लिए क्या है? यहाँ पर कारक है। तो अब जिसके लिए क्रिया की जाती है, तो वहाँ पर ये संप्रदान कारक होता है। तो किसके लिए क्रिया की जा रही है? तो यहाँ पर बच्चों के लिए क्रिया की जा रही है। ठीक है, तो बच्चों के लिए क्या किया जा रहा है? मिठाई लाई जा रही है। क्या किया जा रहा है? मिठाई लाई जा रही है। किसके द्वारा? तो माँ के द्वारा मिठाई लाई जा रही है बच्चों के लिए। तो किसके लिए क्रिया की जा रही है? तो बच्चों के लिए क्रिया की जा रही है। तो जिसके लिए क्रिया की जाती है वहां पर इस कारक का प्रयोग किया जाता है, और इसीलिए इसको हम संप्रदान कारक कहते हैं। तो यहाँ पर जो के लिए हमने लिखा है, तो किसके लिए क्रिया कर रहे हैं? बच्चों के लिए क्रिया की जा रही है, इसलिए इसमें संप्रदान कारक होता है। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो आपसे पूछा जाएगा कि संप्रदान का कारक चिन्ह क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना होगा के लिए। संप्रदान का अर्थ क्या होता है? देना। फिर इसके बाद में ऐसा वाक्य आपको दे दिया जाए, मान लो ऐसा वाक्य दे दिया गया और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें कौन सा कारक है, तो आपको याद रखना होगा संप्रदान कारक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके मैं और भी उदाहरण आपको बताता हूं। जैसे मोहन सोहन के लिए फल लाता है। ठीक है, मोहन सोहन के लिए फल लाता है। तो अब आप देखिए यहाँ पर कारक क्या है? के लिए। कारक क्या है यहाँ पर? के लिए। तो अब किसके लिए क्रिया की जा रही है? तो यहाँ पर सोहन के लिए क्रिया की जा रही है। आ रहा समझ में? तो जिसके भी लिए क्रिया की जाती है, तो वहाँ पर ये के लिए कारक का प्रयोग किया जाता है और इसमें संप्रदान कारक चिन्ह होता है।
आ रहा समझ में। तो यहाँ पर संप्रदान कारक चिन्ह क्या हो गया फ्रेंड, के लिए हो जाता है। ठीक है, तो सोहन के लिए क्रिया की जा रही है, इसलिए इसमें कौन सा कारक होगा, तो यहाँ पर ये के लिए मतलब संप्रदान कारक चिन्ह होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस प्रकार से चौथा प्रकार कारक का समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद देखिए पांचवा प्रकार, पांचवा प्रकार हो जाता है अपादान। पांचवा प्रकार हो जाता है अपादान कारक। अब अपादान कारक किसे कहते हैं, तो पहली बात तो ये कि यहाँ पर इसका कारक चिन्ह आपको याद रखना होगा कि इसका कारक चिन्ह क्या होता है। तो इसका कारक चिन्ह आपको ध्यान रखना है। और कारक चिन्ह, तो चिन्ह जब भी आप लिखें तो ऐसा ही लिखें, मैं आपको पिछली क्लास में भी कई बार बता चुका हूँ कि जब भी आप चिन्ह लिखें तो ऐसा ही चिन्ह लिखें, क्योंकि यही शुद्ध रूप होता है। बाकी इसके अलावा जो आप लिखते हैं चिन्ह चिन्ह लिखते हैं ना, वह गलत होता है। कैसे, जैसे ऐसे अपन लिखते हैं चिन्ह, ये ऐसे, ये गलत होता है फ्रेंड, ऐसा कभी ना लिखें, ये अशुद्ध रूप होता है इसका। तो शुद्ध क्या होगा, जो हमने यहाँ पर लिखा है ऐसा, या फिर आप ऐसा ना लिखना चाहते हैं और आप यदि उसको ऐसा लिख लेते हैं जैसे ऐसे, तो यह भी इसका सही रूप होता है। लेकिन अब ऐसा कैसे लिखेंगे, इसमें टाइम लगता है, तो हम इसको या तो ऐसा लिखें, तो ये दोनों ही प्रकार इसके सही होते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आप तीसरा प्रकार लिख रहे हैं, आधा न लगाकर ह लिखते हैं, तो यह तरीका गलत होता है। तो यहाँ पर इसका कारक चिन्ह क्या होगा, तो इसका कारक चिन्ह होता है से। इसका कारक चिन्ह क्या हो जाता है, से। अब इसका कारक चिन्ह तो है से, फिर इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है अलग होने के अर्थ में। ठीक है, जो से यहाँ पर होता है इसका अर्थ क्या हो जाता है, अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में ये इसका प्रयोग किया जाएगा, किसका, से का। ठीक है, तो फिर हम इसको एक वाक्य में कैसे परिभाषित करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि अपादान कारक किसे कहा जाता है, तो वह कारक जो हमें एक वस्तु से दूसरी वस्तु को अलग कराने का बोध कराता है या अलग होने का बोध कराता है, तो उसे हम अपादान कारक कहते हैं। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जिस कारक से हमें, जिस कारक से या जिससे हमें, ठीक है, जिससे या जिस कारक से हमें, जिस कारक से हमें अलग होने का बोध होता है, अलग होने का बोध होता है, अलग होने का बोध होता है, उसे हम अपादान कारक कहते हैं। तो इस कारक से हमें किसके बारे में पता चलेगा, तो एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना, या सीधी सी बात है कि इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा, तो जब हम अलग करने की बात करेंगे तो वहाँ पर इस कारक का प्रयोग किया जाता है। तो जिससे हमें अलग होने का बोध होता है या अलग होने के बारे में पता चलता है, तो उसे हम अपादान कारक कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए मैं इसका उदाहरण लिखता हूँ, तो उदाहरण से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। उदाहरण, तो उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखा कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब यहाँ पर कारक क्या है, तो कारक है इसमें से, कारक क्या है यहाँ पर, से कारक है। अब इससे हमें किसके बारे में पता चल रहा है कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। तो अब पत्ते किससे अलग हो रहे हैं, पेड़ से। पत्ते किससे अलग हो रहे हैं, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। तो पेड़ से पत्ते टूटे और टूट कर नीचे गिर गए। ठीक है, तो यहां पर हमने ये जो से का प्रयोग किया है, इस से का प्रयोग किस अर्थ में किया जा रहा है, ये अलग होने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो पेड़ से पत्ते टूट गए और टूटकर अलग हो गए, तो यहां पर कौन सा कारक हो जाएगा, ये अपादान कारक होगा। और से का मतलब है यहां पर अलग होने के अर्थ में। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये कारक चिन्ह है से, फिर अपादान क्या होगा, तो अपादान होगा यहां पर पेड़, क्योंकि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो पेड़ यहां पर क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे अपन बोलते हैं कि मोहन घोड़े से गिर गया, मोहन घोड़े से गिर गया। ठीक है, मोहन घोड़े से गिर गया।
ठीक है, गिर गया। तो अब यहां पर बताइए कि इसमें कारक क्या है। तो कारक है इसमें से, कारक हो गया यहां पर के से। और फिर अगर बोला जाए कि अपादान क्या होगा इसमें, तो अपादान होगा यहां पर घोड़ा। तो मोहन किससे गिरा है, घोड़े से, तो इसलिए घोड़ा क्या हुआ, अपादान। तो जिससे भी अलग होते हैं उसको माना जाता है अपादान। तो यहां पर मोहन घोड़े से गिर गया, मतलब घोड़े से वह अलग हो गया, तो इसलिए इसमें कौन सा कारक हो जाता है, तो इसमें अपादान कारक होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो एग्जाम में आपको ऐसे वाक्य दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा कारक होगा। तो आपको ध्यान रखना है अधिकरण कारक। हम कैसे इसको पहचानेंगे, तो आपको जितने भी कारक हैं उन कारकों की विभक्तियां या उनके कारक चिन्ह आपको याद रखना होगा, तो हम आसानी से एग्जाम में बता सकते हैं कि इसमें अपादान कारक होगा। ठीक है, तो इसके बाद फिर और देखिए, और अगला उदाहरण मैं देखता हूं आपको कि जैसे पेड़ से, या फिर यूं बोले कि श्याम, ठीक है, श्याम घर से भाग गया। ठीक है, तो श्याम घर से भाग गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वह घर से निकल चुका है, घर से दूर हो चुका है, घर से अलग हो चुका है। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर कि श्याम घर से भाग गया, तो यहाँ पर से क्या हुआ, कारक। से क्या है, यहाँ पर कारक है, और जिससे वह अलग हुआ है तो वह क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपादान होता है। आ रहा समझ में सभी को। तो किससे दूर हो गया है, किससे अलग हो गया है, तो ये घर से अलग हो चुका है। ठीक है, तो फिर इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, ये अपादान कारक होगा। तो जहां पर भी ये से अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है या प्रयुक्त होता है, तो वहां पर ये अपादान कारक होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये इसका 5वां प्रकार कारक का समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद देखिए 6वां प्रकार। 6वां प्रकार हो जाता है यहाँ पर संबंध। 6वां प्रकार हो जाता है संबंध कारक। अब इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि पहली बात तो ये कि इसका कारक चिन्ह क्या होता है, इसके कारक चिन्ह या इसके विभक्ति चिन्ह। ठीक है, तो कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह इसके कौन कौन से हैं, तो देखिए इसमें, तो इसमें आ जाएगा का, इसमें आ जाएगा का, की, के, फिर इसके बाद में रा, री, रे, ना, नी और ने। ये इस प्रकार के कारक चिन्ह इसमें होते हैं। तो इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि जब एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से बताया जाता है तो वहां पर संबंध कारक होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। संबंध कारक किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जब एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से बताया जाता है, दूसरी वस्तु से बताया जाता है तो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जब एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से बताया जाता है तो वहां पर यह संबंध कारक होता है, और इसके कारक चिन्ह क्या होंगे, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। आ रहा समझ में। तो इस प्रकार के कारक चिन्ह का प्रयोग इसमें किया जाता है। अब मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से आपको यहाँ पर समझाता हूं। तो देखिए इसका एक उदाहरण, तो इसका एक उदाहरण आता है कि जैसे उदाहरण है कि यह राम का घर है, यह राम का घर है। तो अब यहां पर कारक क्या आया फ्रेंड, तो कारक आ गया यहां पर का। कारक क्या है, का। तो किसका घर है, तो हमने कहा राम का। क्या है राम का, तो हमने कहा घर है। तो यहां पर एक दूसरे का संबंध बताया जा रहा है कि नहीं बताया जा रहा है, आ रहा समझ में। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि राम का संबंध घर से बताया जा रहा है और घर का संबंध राम से बताया जा रहा है। किसका घर है, तो हमने बोला राम का घर है। आ रहा समझ में। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में ऐसे ही इसका दूसरा उदाहरण आ जाता है कि
यह मोहन की पुस्तक है, यह मोहन की पुस्तक है। अब यहाँ पर कारक क्या है? तो कारक है इसमें की क्या है यहाँ पर? ये कारक होता है, ठीक है। और अब यहाँ पर किसका संबंध किससे बता रहे हैं? तो हम ये पुस्तक का संबंध बता रहे हैं, किससे? मोहन से। आ रहा समझ में? तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि मोहन का संबंध पुस्तक से बता रहे हैं, पुस्तक का संबंध मोहन से बता रहे हैं। तो एक दूसरे को हम यहाँ पर संबंधित कर रहे हैं, एक दूसरे को हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जब एक दूसरे का संबंध बताया जाता है, मतलब एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से बताया जाता है, तो हम उसे संबंधवाचक कहते हैं या संबंध कारक कहते हैं। आ रहा समझ में? तो इसमें का, की, के ये आते हैं। इसके बाद फिर ऐसे ही अगर हम कहें कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, या ऐसा कहें कि राम दशरथ के पुत्र थे। अब राम दशरथ के पुत्र थे, तो अब यहाँ पर किसका संबंध किससे बता रहे हैं? तो दशरथ के पुत्र कौन थे? राम। तो राम का संबंध किससे बताया जा रहा है? दशरथ जी से। आ रहा समझ में? तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर एक का संबंध दूसरे से बताया जाता है, या एक संज्ञा का संबंध दूसरी संज्ञा से बताया जाता है, तो इसलिए इसमें ये संबंध कारक होता है। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये संबंध कारक भी समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद फिर अगला आ जाता है अधिकरण। तो जो 7वां प्रकार होता है वह होता है अधिकरण, ठीक है। 7वां होता है अधिकरण कारक। अब जो अधिकरण कारक होता है तो इसका कारक चिन्ह क्या होता है? तो इसमें कारक चिन्ह हो जाता है अधिकरण में। इसका कारक चिन्ह आपको ध्यान रखना होगा, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि इसका कारक चिन्ह क्या होगा। तो इसका कारक चिन्ह होता है में पर। क्या हो जाएगा? में पर। ये इसके कारक चिन्ह होते हैं। तो अब देखिए इसमें इसका अर्थ क्या होता है बुरे अधिकरण कारक चिन्ह का। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जिन कारक चिन्हों से या जिन कारकों से क्रिया के आधार के बारे में हमें पता चलता है तो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। आ रहा समझ में? तो जिन कारकों से हमें क्रिया के आधार या उसके आश्रय का हमें पता चलता है या उसके स्थान का हमें पता चलता है तो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए इसमें क्या मतलब हो जाता है इसका। तो जिन कारकों से क्रिया के आधार का मतलब क्या है यहाँ पर? तो क्रिया आधार का मतलब यहाँ पर उसका आश्रय जो भी होगा या फिर स्थान के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। तो उसके आश्रय के बारे में, उसके स्थान के बारे में हमें पता चलता है। तो क्रिया के आधार मतलब आश्रय या स्थान का बोध होता है तो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसका कारक चिन्ह क्या हो जाता है? तो इसका कारक चिन्ह होता है में या पर। अब इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, तो उदाहरण से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसके उदाहरण में, तो एक इसका उदाहरण आता है कि जैसे उदाहरण है कि पक्षी कोयल, ठीक है, कोयल वृक्ष पर बैठी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि कोयल वृक्ष पर बैठी है। अब आप बताइए मुझे कि इसमें कारक क्या है? तो कारक है इसमें पर। कारक क्या आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो कारक है यहाँ पर। तो इसमें अब क्रिया का आधार क्या है? मतलब कोयल क्या है? बैठी है। तो बैठी तो है, पर कहाँ पर बैठी है? इसका आधार क्या है? इसका स्थान क्या है? तो ये बैठी है कहाँ पर? वृक्ष पर। किस पर बैठी है? वृक्ष पर। तो क्रिया का आधार क्या हुआ? तो क्रिया का आधार होता है वृक्ष। तो इसलिए इसमें कौन सा कारक हो जाता है फ्रेंड? तो यहाँ पर कारक हो जाता है अधिकरण। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में ऐसे में इसका अगला उदाहरण आपको देता हूं कि जैसे घर में
4 सदस्य बैठे हैं, घर में 4 सदस्य बैठे हैं, ठीक है, बैठे हैं। तो अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि 4 सदस्य बैठे हैं, पर कहाँ पर बैठे हैं, तो हमने बोला कि घर में बैठे हैं। तो बैठने का स्थान क्या है, क्रिया तो हो गई यहाँ पर बैठना, लेकिन कहाँ पर बैठे हैं, तो घर में बैठे हैं। आ रहा समझ में? तो क्रिया का आधार क्या हुआ, घर, मतलब कहाँ पर बैठे हैं, तो घर में बैठे हैं। तो क्रिया का आधार क्या हुआ है, तो क्रिया का आधार हुआ है घर, तो इसलिए इसमें कौन सा कारक हो जाता है, इसमें होता है अधिकरण कारक। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो इस प्रकार से अधिकरण कारक में और पर ये पहचान करके आपको बताना है कि इसमें अधिकरण कारक है। तो एग्जाम में आपको ऐसे वाक्य दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा कारक है। तो अगर आपको कर्ता के जितने भी जो कारक चिन्ह है, तो कारक चिन्ह आपको याद रखना है। अगर कारक चिन्ह आपको याद है तो हम आसानी से बता सकते हैं कि इसमें कौन सा कारक होगा, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद फिर इसका एक और उदाहरण मैं आपको बताऊं, तो देखिए, जैसे गाड़ी पर या मोहन, ऐसा लिख देते हैं कि मोहन गाड़ी पर बैठा है या सोया है, कुछ भी अपन बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही हो। तो मोहन गाड़ी पर बैठा है, ठीक है। तो बैठना क्या है, यहाँ पर क्रिया है। तो अब यहाँ पर क्रिया बैठना है, तो कहाँ पर बैठा है, किस पर बैठा है, क्रिया का आधार क्या है, तो क्रिया का आधार है गाड़ी। मोहन किस पर बैठा है, तो गाड़ी पर बैठा है। तो क्रिया का आधार क्या हुआ, तो क्रिया का आधार हुआ यहाँ पर गाड़ी। इसलिए इसमें कौन सा कारक हो जाता है, तो इसमें हो जाता है अधिकरण कारक। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये कारक का 7वां प्रकार भी समाप्त हो जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे इससे, तो आपको वाक्य दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा कारक है। तो यदि आपको कारक चिन्ह पता है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें कौन सा कारक होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला और लास्ट, तो 8वां प्रकार हो जाता है लास्ट संबोधन कारक। लास्ट है संबोधन कारक। और अब इसमें संबोधन कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं, तो देखिए इसमें कारक चिन्ह, तो इसके कारक चिन्ह कौन कौन से हो जाते हैं फ्रेंड, तो जैसे अरे, हो, हे, अरे, ठीक है, अरे, हे, हो, हे, हो, अरे आदि, ये ऐसे कारक का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो फिर इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे, तो जिन कारकों से किसी को पुकारने, ठीक है, या फिर किसी को संबोधित करने आदि का बोध होता है, तो उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जिन कारकों से हमें, या जिन कारकों से, या जिन से भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो जिन कारकों से, ठीक है, जिन कारकों से हमें पुकारने, ठीक है, पुकारने या संबोधित करने, पुकारने या संबोधित करने, या सावधान करने, या सावधान करने आदि का बोध होता है। सावधान करने आदि का बोध होता है, आदि का बोध होता है, तो उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। तो इसमें किसके बारे में हमें पता चलेगा, तो इसमें हमें या तो संबोधित करने के बारे में पता चलेगा, या फिर हमें पुकारने के बारे में पता चलता है, या फिर हम किसी को सावधान करते हैं तो उससे संबंधित हमें पता चलता है। तो ऐसे कारकों को हम संबोधन कारक कहते हैं। आ रहा समझ में? तो अब इसमें किस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग होता है, तो देखिए इसमें एक मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। उदाहरण हमने लिखा कि हे भगवान, उदाहरण हमने लिखा हे भगवान, तो हे भगवान, और इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर ये एक्सक्लेमेटरी साइन या विस्मयादि बोधक चिन्ह इसमें लगाते हैं। तो जिन कारकों से हमें संबोधन या पुकारने या सावधान करने के बारे में पता चलता है,
तो उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। तो यहाँ पर हमने बोला कि हे भगवान, तो अब हम क्या कर रहे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं। तो हे भगवान मेरी रक्षा करो, या हे भगवान रक्षा करो, ऐसा भी अपन लिख सकते हैं कि हे भगवान रक्षा करो। आ रहा समझ में? तो हे भगवान रक्षा करो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब हम पुकार रहे हैं किसको, हम भगवान को पुकार रहे हैं। तो हमको यहाँ पर पुकारने के बारे में पता चल रहा है इस कारक से कि हे भगवान। तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, ये हो जाएगा संबोधन कारक। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला इसका उदाहरण देखिए एक और। तो इसका एक उदाहरण आता है कि अरे अरे ये तुमने क्या किया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। ये भी अपन लिख सकते हैं, ये तुमने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। ठीक है। तो अब हम बोल रहे हैं कि ये अरे ये तुमने अच्छा नहीं किया, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको सावधान कर रहे हैं। तो जब हमें इसे सावधान करने का, संबोधन करने का या फिर पुकारने के बारे में हमें पता चलता है तो वहां पर संबोधन कारक होता है। ठीक है। तो यहाँ पर कारक क्या है, अरे। कारक क्या हो जाता है यहाँ पर, अरे। ठीक है। तो इससे हमें किसके बारे में पता चल रहा है, सावधान करने के बारे में पता चल रहा है। तो इसलिए इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, इसमें संबोधन कारक होता है फ्रेंड। ठीक है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो एग्जाम में ऐसा आपको वाक्य दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा कारक है। तो सीधी सी बात है, आपको इन्हें याद रखने का सही सरल तरीका है कि आपको पहले जितने भी कर्ता, मतलब जो 8 कारक हैं, 8 कारक के ही इनके कारक चिन्ह आपको एक बार याद रखना है। तो अगर 8 ही कारक के 8 सारे कारक चिन्ह आपको याद हो जाते हैं तो आप आसानी से एग्जाम में बता सकते हैं कि इसमें कौन सा कारक है। जब तक हमें ये कारक के बारे में पता नहीं रहेगा तो हम एग्जाम में सही आंसर नहीं बता पाएंगे फ्रेंड। ठीक है। तो एग्जाम में अभी तक इनसे 2 ही प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैसे, तो पहला तो ये कि संबोधन का कारक चिन्ह क्या होता है, अपादान का कारक चिन्ह क्या होता है, एक तो ये पूछा गया है। और दूसरा, ऐसे वाक्य दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि बताइए इसमें कौन सा कारक होगा। ये 2 प्रकार से क्वेश्चन इनमें एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये 8वां कारक संबोधन कारक समाप्त हो जाता है और इसी के साथ आज का हमारा सेशन भी समाप्त हो जाता है। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए कल्याणी IAS अकेडमी के सभी वीडियोस जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।